Welcome everyone in my YouTube channel. Today we are here to continue Railway Engineering Lecture 2. So first of all, wishing you a very happy Independence Day. और आप लोगों ने अगर पिछले लेक्चर अगर नहीं देखा है तो आप जाके मेरा प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। तो विदाउट फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। अगर आपको पीडीएफ या फिर ये जो पीपीटी चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो कल जो पढ़े थे उसको एक बार रिवाइज करते हैं। कल हमने क्या रेलवे का टर्मिनोलॉजी देखा था, जिसमें कि हम रेल किसको बोलते हैं, रेलवे इंजीनियरिंग अगर स्टार्टिंग से स्टार्ट करें तो रेलवे इंजीनियरिंग किसको बोला जाता है, रेलवे ट्रैक किसको बोलते हैं, रेलवे का टोटल जोन कितना है, जिसमें कि हम लोग 9 जोन देखे थे, बट एक्चुअल नाउअडेज हमारे पास 16 जोन है। फिर उसके बाद हम लोग रेल्स क्या है, स्लीपर्स क्या है, बालास्ट क्या है, फिर बियरिंग प्लेट्स, फिश प्लेट, फिश बोल्ट किसे बोलते हैं, फिर आपका क्रीप, गज, तो ये कुछ हमने टर्मिनोलॉजी देखा था। तो आज हम फर्दर क्लास को मूव करते हैं, जिसमें कि आज का टॉपिक रहेगा आपका क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन रेलवे। तो हमारे इंडिया में रेलवे का क्लासिफिकेशन 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका बेस्ड ऑन रूट क्राइटेरिया और सेकंड है आपका बेस्ड ऑन स्पीड क्राइटेरिया। तो बेस्ड ऑन रूट क्राइटेरिया में अगेन डिवाइड किया गया है ट्रंक रूट, मेन लाइन एंड ब्रांच लाइन, और बेस्ड ऑन स्पीड क्राइटेरिया में ग्रुप ए लाइन, ग्रुप बी लाइन, ग्रुप सी लाइन, ग्रुप डी लाइन और ग्रुप ई लाइन। अगर इसका आपको डिटेल्स में अगर कौन से इंडियन रेलवे का जो कौन सा क्लासिफिकेशन के बारे में अगर आपको जानना है, कोई भी सा हो, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो इसमें ओनली नाम देखे हैं कि ट्रंक रूट, मेन लाइन, ब्रांच लाइन और स्पीड क्राइटेरिया के हिसाब से ग्रुप ए बी सी डी ई लाइन। नेक्स्ट हम आते हैं आपका परमानेंट वे किसको बोलते हैं। तो परमानेंट वे जनरली ये हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेल्स जो कि फिट होता है स्लीपर के साथ और बालास्ट के ऊपर रेस्ट करता है, इसको हम रेलवे ट्रैक को ही परमानेंट वे बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम जनरली देखे होंगे कि जो रेलवे ट्रैक रहता है उसको कभी भी डिसमेंटल नहीं किया जाता, वो परमानेंटली फिक्स होके रहता है, इसी कारण इसका नाम है परमानेंट वे। ये आपका बालास्ट का पोर्शन है, इसके ऊपर ये स्लीपर है, स्लीपर के ऊपर आपका रेल्स है। तो ये टिपिकल क्रॉस सेक्शन व्यू है आपका परमानेंट वे का, जिसमें कि साइड में हम रेल्स के साइड में स्लीपर से जो बालास्ट कुशन तक आते तक, और इधर दोनों एंड में जितना डिस्टेंस होता है उसको हम शोल्डर बालास्ट बोलते हैं। इनर टू इनर डिस्टेंस जो होता है रेल का उसको हम गज बोलते हैं, और ये बालास्ट जिसके ऊपर स्लीपर रेस्ट करता है उसको हम बालास्ट कुशन बोल सकते हैं। इसका प्रॉपर डायमेंशन रहता है, प्रॉपर स्लोप में प्रोवाइड किया जाता है ताकि स्टेबिलिटी बना रहे। और बालास्ट कुशन के नीचे में हम सब बालास्ट ऑफ मुरुम प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद फिर आपका है फॉर्मेशन विड्थ आता है, जो कि ये एंड से ये एंड तक का डिस्टेंस को हम फॉर्मेशन विड्थ कहते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कि हमारा क्या क्या आइडियल रिक्वायरमेंट होना चाहिए एक परमानेंट वे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, to achieve higher speed with less future maintenance, following are the some basic requirement of the permanent way. First है आपका gauge should be correct and uniform। जो inner to inner distance between a rail है उसका gauge जो है वो प्रॉपर करेक्ट और यूनिफॉर्म होना चाहिए। उसके बाद रेल शुड भी प्रॉपर लेवल में होना चाहिए। दोनों रेल जो है हमारे ट्रैक का जो रेल है वो प्रॉपर लेवल में होना चाहिए, प्रॉपर अलाइनमेंट होना चाहिए, ग्रेडियंट भी आपका यूनिफॉर्म होना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम परफेक्ट दे सके, जब रेन वाटर आता है तब प्रॉपर हम ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइड करें तो वो परफेक्ट हो। और साथ में हमको पता है कि जो जॉइंट होता है रेलवे ट्रैक में वो वीकेस्ट पॉइंट माना जाता है,
तो ये क्या होना चाहिए आपका, प्रॉपरली डिजाइन होना चाहिए। द जॉइंट विच आर कंसिडर्ड एज टू बी द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ द रेलवे ट्रैक शुड बी प्रॉपरली डिजाइन। नेक्स्ट है और कुछ पॉइंट्स आपका, कर्व शुड बी इन प्रॉपरली डिजाइन। जब हमारा रेलवे ट्रैक को हम जब कर्व में प्रोवाइड करते हैं तो कर्व शुड बी प्रॉपर होना चाहिए, जिससे कि हमारा जो ट्रेन है वो डिसमेंटल ना हो, ट्रेन जो है रेल से डाइवर्ट ना हो। फिर साथ में हम प्रॉपर सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं। फर्दर हम क्लासेस में देखेंगे कि सुपर एलिवेशन किसको कहा जाता है, जो कि हम टर्मिनोलॉजी में पढ़े थे, कांट और सुपर एलिवेशन, जो कि हमारा होता है आउटर एज जो होता है वो इनर एज से थोड़ा सा रेज होके रहता है। टू अवॉइड हम ओवरटर्निंग को और स्कीड या फिर ये आपका हाईवे इंजीनियरिंग में रोड डिज़ाइन में भी क्या होता है आपका सुपर एलिवेशन का यूज़ होता है। जनरली ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटर करने के लिए, ओवरटर्निंग को और साथ में आपका स्कीड को प्रिवेंट करने के लिए हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं। फर्दर क्लासेस में हम इसका डिटेल में सुपर एलिवेशन के बारे में जानेंगे। फिर नेक्स्ट आता है आपका कि जो हमारा परमानेंट वे है वो लैटरली फोर्स को रजिस्ट कर सके, ऐसा स्ट्रांग होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका ऑन स्ट्रेट पोर्शन बोथ रेल शुड बी एट द सेम लेवल। जब हमारा रेलवे ट्रैक स्ट्रेट होगा उस टाइम में रेल जो है वो प्रॉपर लेवल में होना चाहिए, प्रॉपर अलाइनमेंट में होना चाहिए, और हमको रिपेयर और रिन्यूअल करने में कोई डिफिकल्टीज नहीं आना चाहिए। फिर नेक्स्ट हम आते हैं गज इन रेलवे ट्रैक। तो आप प्रीवियसली टर्मिनोलॉजी में देख चुके हैं कि जो रेल के इनर टू इनर डिस्टेंस होता है उसको हम गज बोलते हैं। इसके कुछ टाइप्स हैं। इसका कंसेप्ट ये है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी हमारे इंडिया में तो वो 1.676 मीटर का गज को एज ए स्टैंडर्ड गज प्रीफर की थी, अडॉप्ट की थी। बट हमारे गवर्नमेंट ने कुछ इसको फर्दर क्लासिफाई किए और प्रॉपर डायमेंशन प्रोवाइड किए, जिसमें कि मीटर गज है आपका, नैरो गज है और ब्रॉड गज है, जिसमें कि आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ गज इन इंडिया। तो हमारे इंडिया में बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ गज यूज किए। फर्स्ट है आपका ब्रॉड गज, जिसको जनरली स्टैंडर्ड गज भी बोल दिया जाता है। फिर उसके बाद है आपका मीटर गज और थर्ड वन है आपका नैरो और लाइट गज। एक सेकेंड, ओके, नैरो और लाइट गज, जिसमें कि प्रॉपर आपका ब्रॉड गज का डायमेंशन होता है 1.676 मीटर, मीटर गज का डायमेंशन होता है 1 मीटर, और नैरो और लाइट गज का डायमेंशन होता है 0.762 से लेकर 0.610 मीटर तक का डिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं सुइटेबिलिटी ऑफ गज अंडर डिफरेंट कंडीशन। तो हमारा गज को हम किस हिसाब से हम प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या कंडीशन होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ कुछ फैक्टर्स है जो हमारे गज को अफेक्ट करते हैं। द फॉलोइंग आर द फैक्टर ऑफ सुटेबिलिटी ऑफ गज। फर्स्ट है आपका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, सेकंड है आपका वॉल्यूम एंड नेचर ऑफ ट्रैफिक, थर्ड है आपका डेवलपमेंट ऑफ एरियाज, फोर्थ है फिजिकल फीचर ऑफ कंट्री, फिफ्थ है स्पीड मूवमेंट। तो हम इंडिविजुअल एक एक टर्म्स को देखते हैं। फर्स्ट है आपका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है, द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन टनल, ब्रिज, स्टेशन, building, level crossing and are same for all gauges. However, the cost of earthwork, ballast, sleeper and rail etc. would increase with increase in gauge width. So there is not much increase in cost due to increase in gauge width. तो जनरली हमारा क्या होता है कि हम सेम ही गज में प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो आपका टनल हो, ब्रिज हो, लेवल क्रॉसिंग हो, सब में आपका सेम गज प्रोवाइड किया जाता है। इसी कारण कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में हमारा मच डिफरेंट नहीं आता है। अगर हम गज का लेंथ या फिर गज का विड्थ को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो हमारा कॉस्ट में भी इंक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल, आपने नैरो गज लिया है, नैरो गज का विड्थ हमने देखा कितना है आपका 0.762 से 0.610 मीटर का है। अगर नैरो गज को आप स्टैंडर्ड गज या फिर ब्रॉड गज एज कंस्ट्रक्शन करोगे तो 1.676 मीटर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इसमें जनरली हुआ है
कि आपका जो विड्थ ऑफ गज है वो इंक्रीज हो गया, तो इससे हमारा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन रेज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जनरली हम स्टैंडर्ड गज का यूज़ अलग डिफरेंट जगह में करते हैं और नैरो गज का यूज़ हम डिफरेंट जगह में करते हैं, तो दोनों को एक साथ हम मर्ज नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको मैंने ये बताया कि अगर हम चेंज इन साइज करते हैं, चेंज इन विड्थ करते हैं, तो हमारा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इंक्रीज हो जाता है। फिर उसके बाद हम आते हैं वॉल्यूम एंड नेचर ऑफ ट्रैफिक। तो फॉर ग्रेटर ट्रैफिक वॉल्यूम and greater load carrying capacity, the train should be run better technique and better locomotive. So for this, wider gauge are required because the operating cost per ton kilometer is less in higher carrying capacity. तो अगर जनरली हमारा अगर ट्रैफिक वॉल्यूम ज़्यादा है और ग्रेटर लोड कैरिंग कैपेसिटी है, तो हम क्या करेंगे, ट्रेन को बेटर टेक्निक और बेटर लोकोमोटिव प्रोवाइड करेंगे, ट्रेन को मूव करेंगे। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ एरियाज। जनरली हम नैरो गज का यूज़ अंडर डेवलप एरिया को डेवलप्ड एरिया से कनेक्ट करने के लिए, और जहां आपका लो पॉपुलेशन एरिया है वहां हम क्या करते हैं, नैरो गज का प्रोवाइड करते हैं। तो जो गज है वो डिफरेंट एरियाज ऊपर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट आपका दो और है, एक है फिजिकल फीचर ऑफ कंट्री और लास्ट वन इज स्पीड मूवमेंट। तो फिजिकल फीचर ऑफ कंट्री में आपका यूज ऑफ नैरो गज इज सुटेबल इन हिली एरियाज। जो आपका हिली एरियाज माउंटेनियस एरिया है वहाँ पर हम क्या करते हैं, नैरो गज का यूज़ करते हैं। ब्रॉड गज और मीटर गज जहाँ हम जनरली प्रोवाइड नहीं कर सकते, उस एरिया में हम नैरो गज को प्रोवाइड करते हैं। स्टीप ग्रेडियंट या फिर शार्प कर्व है वहाँ हम ब्रॉड गज और मीटर गज को प्रोवाइड नहीं कर सकते। साथ में हमको अगर लाइट ट्रैफिक चाहिए तो हम नैरो गज का यूज़ करते हैं। स्पीड मूवमेंट के लिए हम जनरली ब्रॉड गज को प्रीफर करते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको लेक्चर समझ में आए, फील आए, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। टेक केयर, थैंक यू।